नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 16 अप्रैल 2022। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन पेज के आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों देखेंगे। पहला तो है इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयल बॉन्ड, कि भाई ऑयल बॉन्ड्स का क्या इशू है जिसके चलते अभी ऑयल प्राइसेस को रिड्यूस करने की जब बात आई तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने मना कर दिया कि जी हम ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, टैक्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। जानेंगे पूरे मुद्दे को। दूसरा, अभी रशिया का एक वॉरशिप जिसका नाम है मॉस्कोवा, ठीक है, मॉस्कोवा, उसको यूक्रेन ने मार गिराया है, वो डूब चुका है। ये आपके सामने है इमेज। ओके, तो ऐसे में क्या है इसके मायने, ब्लैक सी में क्या मायने हैं रशिया के, एक बार नज़र डालेंगे। लास्ट में इस पेज का आर्टिकल रहेगा, वो है प्राइम मिनिस्टर म्यूज़ियम। इसमें हम जानेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, किन कंटेंट्स को यूज़ करके ये म्यूज़ियम तैयार किया गया है और क्या कंट्रोवर्सी अभी चल रही है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से 3 आर्टिकल्स हैं, तीनों को पहले डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है द इकोनॉमिक्स ऑफ ऑयल बॉन्ड। ठीक है, पिछले कुछ 1 साल की लगभग हम बात करें तो पेट्रोल, डीजल या फिर दूसरे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनकी रिटेल प्राइस लगातार बढ़ती चली जा रही है। इस केस में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट चाहे तो टैक्स को रिड्यूस करके ये रिटेल प्राइसेस को कंट्रोल कर सकती है। पर पिछले हफ्ते हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी का ये कहना है कि उन्होंने ये कहा कि जी करंट गवर्नमेंट जो है वो चाहते हुए भी टैक्स रिड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि पिछली जो सरकार थी, यूपीए गवर्नमेंट जो थी, बोला उन्होंने ऑयल बॉन्ड इशू किए थे प्राइस को कंट्रोल करने के चक्कर में, और वो ऑयल बॉन्ड आज हमें पे करने पड़ते हैं। इस वजह से हम टैक्स रिड्यूस करेंगे तो बोला हमारे पास में पैसा कहाँ से आएगा उन पुराने जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने के लिए। तो ये है मुद्दा। अब बात है ये ऑयल बॉन्ड है क्या और कैसे आज के टाइम की, आज की जो परिस्थितियाँ हैं उनके लिए ये चैलेंज क्रिएट कर रही हैं। देखो, जब 2000s की हम बात करें, कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई थी 2004 से लेकर के 2013 तक ये गवर्नमेंट चलती है, 10 साल तक की। ओके, तो ये 2004 से लेकर के 2014 तक मानो शुरुआती साल में, है ना। तो 2013 आप कंप्लीट मान लो या 14 कर दो, चलो कोई इशू नहीं है। 2004 से 2014 के बीच में यूपीए की गवर्नमेंट चलती है, यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकेंड। उस टाइम पर भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था और क्रूड ऑयल प्राइसेस थी एकदम पीक पे, बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल प्राइस थी। तो उस केस में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जैसे आप जानते हो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में इंडियन ऑयल कंपनी हो गई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड हो गई, इस तरीके से, है ना, एचपीसीएल हो गई और ये सारी। तो इन कंपनियों को सीधी सी बात है, इंटरनेशनल मार्केट से अगर क्रूड ऑयल महंगा मिलेगा तो ये महंगा ही बेचेंगी। अब अगर ये महंगा बेचती हैं तो वहाँ पर सरकार के ऊपर सवाल उठता है कि भाई सरकार क्या कर रही है, जनता को लूटने की कोशिश कर रही है। तो उस टाइम पर आपको पता है कॉलिशन की गवर्नमेंट थी, कॉलिशन का मतलब गठबंधन की सरकार थी। कांग्रेस के पास में सीटें तो ज़्यादा थी पर सपोर्ट लिए बिना वो सरकार नहीं बना पा रही थी। तो कांग्रेस ने यूपीए फर्स्ट और यूपीए सेकंड दोनों गवर्नमेंट्स बनाई। अब आप देखो बात क्या आती है कि गवर्नमेंट ने इसका एक बीच का रास्ता निकाला। एक तो तरीका क्या होता है कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे दे, ये कह के कि भाई पर लीटर के हिसाब से हम आपको इतने रुपए देते हैं और आप इस पेट्रोल और डीजल की प्राइस को 70 रुपये, 60 रुपये, 50 रुपये, इससे ज़्यादा ऊपर मत जाने देना पर लीटर के हिसाब से, मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया। पर सवाल ये था कि गवर्नमेंट अगर इस तरीके से सब्सिडी देती, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कैश में ट्रांसफ़र करती पैसा और उस पेट्रोल और डीजल की प्राइस को कंट्रोल करने की बात करती, तो ऐसे में गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ जाता। इस केस में फिर गवर्नमेंट ने एक बीच का रास्ता निकाला। वो बीच का रास्ता क्या था, बॉन्ड रिलीज़ किए, ये प्रॉमिसरी नोट्स थे, ठीक है, एक तरीके का, इस तरीके का प्रॉमिस करके एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिए और उन डॉक्यूमेंट्स में ये कह दिया ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, आप एक काम करो, अभी तो आप ये जो पेट्रोल डीजल के भाव है ना इनको कम करो, और जो भी डिफरेंस बनता है ना, जो भी डिफरेंस कैसे, क्योंकि क्रूड ऑयल तो महंगा हो रहा है, पेट्रोल डीजल ये सस्ता बेचेंगी तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज नुकसान में चली जाएंगी। तो उनको नुकसान से बचाने का क्या तरीका निकाला सरकार ने कि हम आपको लिखित में कुछ डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और उन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी रहेगी 10 साल, ठीक है। और वो 10 साल की वैलिडिटी में इस तरीके से काम रहेगा कि आपको पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ानी नहीं है और एक लिमिट तक ही आपको रेंज रखनी है पेट्रोल और डीजल प्राइस की, जिससे कि एक कस्टमर, एक कंज्यूमर को परेशानी ना हो। अब वो डॉक्यूमेंट दे दिए कि बोले 10 साल में हम आपको ये पैसा
धीरे धीरे करके ब्याज सहित लौटा देंगे। अब आप देखो कि जब ये शुरुआत अगर 2004 से हो गई तो 2014 तक यूपीए गवर्नमेंट चली, तो 2014 तक चली, तो 2014 में अगर लास्ट बॉन्ड रिलीज़ हुआ, इसका मतलब उसकी मैच्योरिटी डेट कब आ रही है, 2024 आएगी कि नहीं। तो इस तरीके से वो जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स थे या ऑयल बॉन्ड जो थे, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को गवर्नमेंट के द्वारा दिए गए थे कंपनसेशन के तौर पे, अब वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो पैसा मांगती हैं, मांगेगी तो गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ेगा। तो यही एक तरीका निकाला गया। तो इस चीज़ में क्या हो गया कि जो 2004 से लेकर के 2014 के बीच में जो ऑब्लिगेशन थी ना गवर्नमेंट की, उन ऑब्लिगेशंस को गवर्नमेंट ने ट्रांसफ़र कर दिया और इस तरीके से आने वाली जनरेशन्स पे बर्डन डाल दिया कि भाई आपके माता पिता ने खर्चा किया है पेट्रोल डीजल का, अब आप इसका भुगतान भर दो। ठीक है, इस चीज़ को लेकर के उस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, तो उन्होंने ये भी कहा था कि बोला ऑयल बॉन्ड जिस तरीके से हम इशू कर रहे हैं वो आने वाली जनरेशन्स के लिए सर पर बोझ बन के रहेगी। और अभी तक आप देखो ये जो ऑयल बॉन्ड है 2024 नहीं 2026 तक के रिलीज़ हुए हैं। ठीक है, तो ऐसे में करंट गवर्नमेंट का यही आर्ग्यूमेंट है कि भाई टैक्स हम कम करें तो कैसे करें, क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट ने जो ऑयल बॉन्ड रिलीज़ किए थे प्राइस को कंट्रोल करने के चक्कर में, उस टाइम पर उन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स या फिर कुछ सॉल्यूशन निकाला नहीं, बॉन्ड रिलीज़ कर दिए, बॉन्ड दे दिए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को। अब वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ अपने उन बॉन्ड्स को रिडीम कर रही है, अपना पैसा यूज़ कर रही है, निकाल रही है। तो उस केस में हमें वो पैसा देने के लिए टैक्स लगाना पड़ेगा, और टैक्स को हम रिड्यूस करते हैं तो बोला हम कहाँ से पैसा लेकर के आएंगे। ये यहाँ पे पॉइंट बोला जा रहा है। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर अगर हम देखें तो जो भी पेट्रोल डीजल ये मार्केट में बिकता है ना, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं मेन। एक कंपोनेंट होता है कि एक्चुअल में जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो कितनी है, और दूसरा स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा कितना उस पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो एक तो एक्चुअल में प्राइस, बेसिक प्राइस कंपोनेंट हो गया, और एक टैक्स कंपोनेंट हो गया। ये दोनों मिलकर के फिर बाद में मार्केट में डिटेल में पेट्रोल डीजल बिकते हैं। तो ऐसे में पेट्रोल की जो प्राइस है ना उसका लगभग 50% टैक्स के तौर पे जाता है गवर्नमेंट के पास में, और जितना डीजल की प्राइस है उसका 44% गवर्नमेंट के पास में टैक्स के तौर पे जाता है। तो ऐसे में गवर्नमेंट के ऊपर लगातार इस चीज़ के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप एक चीज़ बताओ कि अगर आप ऑयल बॉन्ड को इस तरीके से, उन ऑयल बॉन्ड की जो भी आपकी ऑब्लिगेशंस हैं उनको आप रीपे कर रहे हो, चाहे फिर वो ब्याज लौटाना हो या फिर जो प्रिंसिपल जो था वो आप दे रहे हो, तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि गवर्नमेंट के पास में टैक्स से कितना कलेक्शन आ रहा है। तो ऐसे में एन्युअली कंसिडर करें ये जो पूरा टैक्सेशन है, ये पेट्रोल और डीजल बेच करके या दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच करके गवर्नमेंट के पास में आ जाता है लगभग 99,000 करोड़ रुपीज़, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हो कि 99,000 करोड़ रुपीज़ तक का टैक्स कलेक्शन हुआ, एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट हुई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास में। और जबकि खर्चा कितना लग रहा है, बोले 2014 से लेकर 2022 के बीच में अभी तक की ऑब्लिगेशंस हैं वो है 93,686 करोड़। इसका मतलब गवर्नमेंट के पास में कलेक्शन तो बहुत है, पर गवर्नमेंट केवल एक बहाना निकाल रही है कि ऑयल बॉन्ड को हमें पे करना पड़ रहा है। सीधा सीधा ये है इक्वेशन। ठीक है, ऑयल बॉन्ड के बारे में पूरी डिटेल यहाँ पर दी हुई है कि ये प्रॉमिसरी नोट्स थे जो कि गवर्नमेंट ने OMCs को दिए, ये कह के कि जब ये मैच्योर हो जाएंगे आपके बॉन्ड्स तो आपको ब्याज सहित आपका पैसा दे दिया जाएगा। अभी हमारे पास पैसे की कमी है तो अभी आप हमें छूट दो। ठीक है, यही था। सब्सिडी देने की बात इसलिए मना कर दी कि अगर सब्सिडी देंगे तो फिर बाद में हमें टैक्स लगाना पड़ेगा, तो वही बात अल्टीमेटली जनता से ही टैक्स लेकर के फिर बाद में सब्सिडी देगी, गवर्नमेंट कौन सा अपने पॉकेट से पैसा निकालेगी, है कि नहीं। तो इस तरीके से ये ऑयल बॉन्ड का इशू है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि ब्लैक सी पर रशिया की डोमिनेंस क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ब्लैक सी का आप ये मैप ज़रूर देख लो जिसमें यूक्रेन की इंपॉर्टेंट सिटीज़ और रशिया का कनेक्शन। एक तो ये रहा रशिया, इधर है यूक्रेन की ये इंपॉर्टेंट सिटी, एक तो मोरियोपोल और एक है ओडेसा। ठीक है, और ये है क्रीमिया में एक सिटी है या एक लोकेशन है जहाँ पर, अब आपको पता है क्रीमिया तो रशिया ने हड़प रखा है तो रशिया के अंडर ही है, और रशिया का जो नेवल डिप्लॉयमेंट है वो मेनली कहाँ पर है, सेवास्तोपोल। ठीक है, ये वाला जो है वाटर बॉडी दैट इज़ सी ऑफ अजोव या अजोव सी, ये है पूरा ब्लैक सी, ये पूरी बॉडी जो है दैट इज़ ब्लैक सी। इसके आगे अगर देखो तो ब्लैक सी और अजोव सी को ज्वाइन करती है स्ट्रेट ऑफ कर्च। यहाँ पर आप देख सकते हो मारमरा सी
और इधर थोड़ा आगे जाओ तो एजियन सी आ जाता है, जो कि अब मेडिटेरेनियन सी का ही एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ऐसे में रशिया कैसे भी करके इस ब्लैक सी पे अपनी पकड़ को कमज़ोर नहीं होने देना चाहता। कारण क्या है? क्योंकि रशिया के जितने भी पोर्ट्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड है? ऊपर पोलर साइड में लोकेटेड है, इसलिए वहाँ से कम्युनिकेशन इतना आसान नहीं है। जबकि ब्लैक सी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हॉट वाटर्स, दैट मीन्स जहाँ पर बर्फ़ जमती नहीं है और थ्रू आउट ईयर शिप्स का आना जाना पॉसिबल रहता है। तो रशिया क्या है, इससे साउथ यूरोप और मेडिटेरेनियन सी से एडजॉइंट जो भी एरिया है वहाँ पर अपना आराम से ट्रेड कर पाता है इधर से। इसलिए रशिया ब्लैक सी को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। इसी वजह से 2014 में आपको पता है क्रीमिया को भी एनेक्स कर लिया। और जैसे जैसे यूएस नेटो का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे इधर बढ़ा यूक्रेन में, तो रशिया ने फिर इन्वेड कर दिया अपने सिक्योरिटी इश्यूज़ को देखते हुए। खैर, अभी क्यों हाईलाइट हुआ है? अभी देखो, रशिया का एक वॉरशिप जिसका नाम है मॉस्क्वा, ये जो है सिंक कर गया, और इसमें एलिगेशंस तो कुछ ऐसे आ रहे हैं, और यूक्रेन ने ये बोला भी है कि भाई हमारी मिसाइल अटैक ने इसको सिंक करा दिया। ठीक है, तो ऐसे में एक देख सकते हो कि यूक्रेनियंस की एक आशा की किरण कहीं ना कहीं झलकी है कि हम भी रशिया को जवाब दे सकते हैं, हम भी हमारी टेरिटरी को डिफेंड कर सकते हैं। और साथ में रशिया की नेवी का जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी कमियां भी सामने आ गई कि भाई यूक्रेन की मिसाइल ने आकर के हिट कर दिया, इसका मतलब टाइम पे उस मिसाइल को डिटेक्ट नहीं किया गया, और डिटेक्ट नहीं किया गया तो वो हिट कर गई। ठीक है, तो बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट वाटर स्ट्रेट्स हैं। ठीक है, जो आप देखते हो इधर, एक तो है सी ऑफ मार्मरा को कनेक्ट करती है ब्लैक सी के साथ में जिसका नाम है बॉस्फोरस स्ट्रेट। एक है सी ऑफ मार्मरा को एजियन सी से कनेक्ट करती है जिसका नाम है डार्डेनलिस। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये तो रही बॉस्फोरस वाटर स्ट्रेट, और ये इधर नीचे की तरफ आ जाती है डार्डेनलिस। तो ऐसे में ब्लैक सी को कनेक्ट कर रही है मार्मरा सी के साथ में बॉस्फोरस, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, और इधर मार्मरा सी को कनेक्ट करेगी, इधर नीचे की तरफ आ जाता है एजियन सी, उसको कनेक्ट करती है डार्डेनलिस वाटर स्ट्रेट। ओके, ये दोनों वाटर स्ट्रेट रशिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको अगर बंद कर दिया जाए तो रशिया की जो कम्युनिकेशन है साउथ यूरोप या मेडिटेरेनियन सी से लगे हुए देशों के साथ कनेक्टिविटी वो रुक जाती है। तो रशिया किसी भी हाल में ब्लैक सी को अपनी पकड़ से दूर नहीं जाने देना चाहता। दूसरा, अगर देखा जाए मेडिटेरेनियन सी से एक तो ट्रेड पॉसिबिलिटी, और अगर कहीं पर रशिया को खुद को अगर मान लो कहीं कंटेन करना हो नेटो के एक्सपेंशन को और इनको, तो वहाँ पर ब्लैक सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ब्लैक सी पे पकड़ अच्छे से कैसे बने, जिसमें नेटो और यूएस जैसे कंट्रीज़ की यहाँ पर ज़्यादा रेलेवेंस ना बने, तो इसका तरीका क्या था? रशिया के पास में क्रीमिया को तो ले लिया था, मॉरिपोल को बर्बाद कर दिया, और ओडेसा को और अच्छे से कैप्चर कर लिया जाए। तो ऐसे में ये जो आउटलेट्स हैं जो भी ब्लैक सी की तरफ यूक्रेन के खुल रहे हैं, इन तीनों को अगर कैप्चर रशिया कर लेता है तो उसके बाद में यूक्रेन केवल और केवल एक लैंडलॉक कंट्री रह जाएगा। मतलब ब्लैक सी के साथ में सीधा कोई कम्युनिकेशन नहीं रहेगा यूक्रेन के इस्टेब्लिशमेंट का, और यही रशिया का मेन टारगेट है कि कैसे भी करके ब्लैक सी, सी ऑफ अजोव, इन सबको अपने कैप्चर में लेकर के आए। ठीक है, और आपको पता है 2014 में तो क्रीमिया को तो एनेक्स कर ही लिया था, और अभी आप देख सकते हो जिस तरीके से नेवल पावर है वो बहुत ज़्यादा अप्लाई की जा रही है ब्लैक सी वाले एरिया में रशिया के द्वारा। ठीक है, तो उसमें क्या है, एक तो यूएस नेटो इनके द्वारा अगर कोई एग्रेशन दिखा जाए तो उसको काउंटर भी करना पॉसिबल हो सके, और यूक्रेन को एक तरीके से लैंडलॉक कंट्री बना करके छोड़ दे, जिससे कि फिर बाद में वो कोई ऊपर नीचे कोई चैलेंजिंग काम ना करे जो रशिया के लिए कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट टास्क बन जाए। ठीक है, साथ में रशिया जो है वो क्रीमिया से कनेक्टिविटी इंश्योर करने के लिए लैंड ब्रिज भी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सी ऑफ अजोव, मॉरिपोल, इधर मॉरिपोल में तो आपको पता है बहुत हद तक पकड़ भी बना चुका है। ठीक है, तो यही चीज़ें बताई जा रही है। अल्टीमेटली ये कहा जा सकता है कि रशिया का जो टारगेट था ओडेसा पे अच्छे से कैप्चर करना, गजब का असॉल्ट करके, अटैक करके और फिर कैप्चर करना, तो वो हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए एक बार पोस्टपोन हो गया हो, बट जहाँ तक है रशिया इस चीज़ को अपनी तरफ से कंटिन्यू करेगा। ओवरऑल बात वही, ब्लैक सी पे रशिया इस वाले एरिया में यूक्रेन को साइड में करते हुए डोमिनेंस क्रिएट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये सिटीज़ का नाम आप ज़रूर याद रखोगे। ठीक है, और ये मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये वाटर स्ट्रेट, बॉस्फोरस और डार्डेनलिस, इनके नाम याद रखोगे आप। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है नया जो प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम लॉन्च हुआ है उससे संबंधित आर्टिकल है। इसमें देखो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा सा एक बार फौरी तौर पे नज़र डाल लेते हैं। देखो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी प्रधानमंत्री संग्रहालय, कहाँ पर, 3 मूर्ति एस्टेट इन न्यू दिल्ली, उसको इनॉग्रेट किया है, जिसमें अभी तक के हमारे जो 14 प्राइम मिनिस्टर हो चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह जी तक। इसका मतलब नरेंद्र मोदी के खुद की जो एक्टिविटीज़ हैं, खुद से रिलेटेड जो इवेंट्स हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ भी डिस्प्ले में नहीं डाला गया है। अभी तक मनमोहन जी से एसोसिएटेड, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के मनमोहन जी तक का ही अभी तक डिस्प्ले में डाला गया है जो भी कंटेंट था। और इसमें ये कहा गया कि हर एक प्रधानमंत्री का हमारे देश में लोकतंत्र को बनाए रखना, संविधान सम्मत, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को कंटिन्यू बनाए रखने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरी तरफ कांग्रेस इस चीज़ को लेकर के ऑब्जेक्शन कर रही है। उनका ये कहना है कि 3 मूर्ति जो एस्टेट है, बोलो वहाँ पर नेहरू जी ने अपनी ज़िंदगी के 16 साल बिताए थे जब तक वो प्रधानमंत्री रहे, ठीक है, जब तक वो ज़िंदा थे। तो बोलो वहाँ पर नेहरू जी की जो आइडियाज़ हैं, बोलो उनको ज़्यादा डिस्प्ले की ज़रूरत थी, जबकि आपने उसको डाइल्यूट कर दिया आइडिया को। तो इस कंट्रोवर्सी को साइड में करते हुए अभी तक लगभग 270 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, वो तो अप्रूव हो चुका है, 2018 से अप्रूवल था, इस पे काम हो रहा है। ये लगभग 300 सवा 300 करोड़ रुपए का टोटल काम होगा। अब बात ऐसी है, इसके पहले क्या था, ये ओवरऑल अभी 14 प्राइम मिनिस्टर्स की जो म्यूज़ियम बनाई गई है, इसके पहले क्या था यहाँ पर? इसके पहले केवल नेहरू म्यूज़ियम था, जवाहरलाल नेहरू जी से एसोसिएटेड जो भी चीज़ें थी उन्हीं को डिस्प्ले पे लगा रखा था। अब बाकी प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड भी लगा दिया गया है, ठीक है जी। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। इसमें देखो 2 नई गैलरीज बनाई गई है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी है और एक है इंडिपेंडेंस एट इंडिया, सॉरी इंडिया एट इंडिपेंडेंस। 2 गैलरीज बनाई गई है जिसमें ब्रिटिश लेगेसी हैव बीन एडेड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कैसा है, अशोक चक्र जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें अलग अलग गैलरीज बनाई हुई है। एक साथ लगभग 4000 विजिटर्स देख सकते हैं इसको। ये सारी चीज़ें जिसमें आप देख सकते हो जवाहरलाल नेहरू जी का तो है ही, इसके अलावा गुलजारी लाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा जी 2 बार प्राइम मिनिस्टर बने थे। कब कब? एक तो नेहरू जी की डेथ हुई थी तब, और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी तब, ठीक है। इलेक्शन नहीं हुआ था, बस एक यूँ कहते हैं ना कि ट्रांजिशनरी प्राइम मिनिस्टर बने थे। लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, आई के गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इनका सबका तो देखो ग्राउंड गैलरी में कंसिडरेशन है, इनसे संबंधित जो भी डिस्प्ले है। फर्स्ट फ्लोर पे राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, इनके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये नॉन पार्टीशनशिप आइडिया है, कहने का मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड प्राइम मिनिस्टर रहा हो उनका यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। शास्त्री जी से एसोसिएटेड क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे, एक तो देखो ग्रीन रेवोल्यूशन और एक इंडिया पाकिस्तान वॉर 1965 का, ठीक है ना, उन दोनों के बारे में डिस्प्ले किया है। इंदिरा गांधी जी से एसोसिएटेड क्या दिखाया है कि बांग्लादेश के लिबरेशन में हमारा कितना इंपॉर्टेंट रोल रहा, और बैंकों का जो नेशनलाइजेशन था वो किया गया था। आपको पता है 1967 में इंदिरा गांधी आई थी, 69 में 14 बैंक्स, फिर 6 बैंकों का और नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है। इसके अलावा वाजपेयी गैलरी की बात करें तो उनसे संबंधित एक तो कारगिल वॉर विक्ट्री और एक पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था, पोखरण 2, उसको डिस्प्ले किया गया। फिर इसके आगे मनमोहन सिंह जी से एसोसिएटेड जो डिस्प्ले है उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो 1990s में हमने इंट्रोड्यूस किए, और यूएसए के साथ भी जो हमने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी उनके बारे में डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। इसके आगे अगर देखें मेमोरेबिलिया डिस्प्ले, इसमें प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर्स की फैमिली अभी हैं, उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपके पास में कोई भी उनकी मेमोरी अवेलेबल है तो वो दे दो। तो शास्त्री जी की फैमिली ने उनका चरखा, बैडमिंटन रैकेट और कुछ लेटर्स थे वो दिए। मोरारजी देसाई की फैमिली ने उनकी एक भगवत गीता की किताब थी वो दी, एक गांधी टोपी पहना करते थे वो, एक पेन, एक रुद्राक्ष माला, ये दी। और वाजपेयी जी के जो भारत रत्न मेडल दिया हुआ है वो वहाँ पर। इसके अलावा उनका चश्मा भी है, रिस्ट वॉच भी है और कुछ लेटर्स भी हैं। ऐसे मतलब उनके हर एक चीज़ से रिलेटेड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड जो भी आइटम्स थे उनको डिस्प्ले किया गया है। और पुरानी जो न्यूज़पेपर, टीवी, जो न्यूज़पेपर में प्रिंटेड या न्यूज़ चैनल पे कुछ डिस्प्ले कुछ हो तो उसको भी यहाँ पर प्रिजर्व किया गया है, दिखाया गया है। तो यही चीज़ें बताई जा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आ गए हम फ्रंट पेज पे आप देख सकते हो इधर एक तो
पाकिस्तान के टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ने ये कहा है कि अब इंडिया और पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, कि दोनों कंट्रीज़ की ज्योग्राफी एक दूसरे से कनेक्टेड है, ट्रेड अगर किया जाएगा तो सस्ते में हो जाएगा, हमारे पास में जो सरप्लस चीज़ें हैं वो इंडिया को सस्ते में मिल जाएगी, इंडिया के पास में जो सरप्लस चीज़ें हैं वो हमें सस्ते में मिल जाएगी। तो एक बात ये कही है। इसके लिए एक आर्ग्यूमेंट इन्होंने ये दिया है, बोले चाइना के साथ भी तो इंडिया ट्रेड करता ही है ना, जबकि टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ में। तो बोले एग्जैक्टली वही चीज़ हमारे साथ भी की जा सकती है, बट वही चीज़ है, थोड़ा टेररिज्म वाला इशू है, विश्वास करना थोड़ा सा डाउट वाली चीज़ है। खैर, दूसरा इधर आपको पता है हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर अभी यूएस की विजिट पे गए हैं। 2+2 मीटिंग के बाद में उन्होंने यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एंटोनियो गुटेरेस, उनसे भी मीटिंग की है। और अभी फ़िलहाल जिस तरीके से उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड भी हैं, अभी यूट्यूब पे देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स की अगर बात करें तो एक तो अभी एक कंट्री है सेंट्रल यूरोपियन कंट्री जिसका नाम है लिस्टेनस्टीन, ठीक है, लिस्टेनस्टीन, जिसमें एक तरफ तो स्विट्ज़रलैंड है और छोटा सा कंट्री है, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रिया है, लैंडलॉक कंट्री है। उस कंट्री ने एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया है अभी जनरल असेंबली में। क्या है वो रेजोल्यूशन? कि जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं जिनके पास वीटो पावर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन परमानेंट 5 मेंबर्स में जो किसी भी रेजोल्यूशन के अगेंस्ट में वीटो करे तो वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को क्लियरली पेश करे, कहाँ पर? जनरल असेंबली में। ये एक रेजोल्यूशन वहाँ पर लिस्टेनस्टीन कंट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है। एक बार इसका मैप हम देख लेते हैं, थोड़ा ठीक रहेगा। ये देखो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये रहा स्विट्ज़रलैंड इस तरफ और ये इधर ऑस्ट्रिया, और ये छोटा सा कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी डॉट के इक्वल आप देखोगे मैप पे, ठीक है। तो इस कंट्री ने रेजोल्यूशन पारित किया है। पारित तो क्या मतलब? इंट्रोड्यूस किया है कि भाई P5 के पास में अगर आप पावर दे रहे हो तो उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। ये आप यहाँ पर देख सकते हो, ये रहा पोर्शन, ठीक है। क्योंकि यूक्रेन मुद्दे पर चाइना और रशिया बार बार वीटो कर रहे हैं, तो इसमें बोले उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाई वीटो कर रहे हो तो क्या कारण है, एक्सप्लेन तो करो, और एक्सप्लेन कहाँ जाकर करो? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। इसके आगे इसी महीने में देखो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, वो भी इंडिया की विजिट पे आएंगे, तो वो भी देखो रशिया वाले मुद्दे पे बात करने वाले हैं। इसके आगे आपको पता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में की जो मेंबरशिप ख़त्म हुई है अभी रशिया की, उसमें जब उसके लिए जब वोटिंग हो रही थी ना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, तो इंडिया ने एब्सटेन किया था। बट रशिया को कड़े शब्दों में अपनी खुद का एक मैसेज डिलीवर कर दिया कि इस तरीके की ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर आते हैं कि आप सिविलियंस को मार रहे हो, तो बोलो वो ठीक बात नहीं है। उस केस में फिर आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन कराओ। देखो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के एलिगेशन लग रहा है कि इंडिया जो है वो बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि किस तरफ जाना है, यूएस या फिर यूएस लेड वेस्टर्न कंट्रीज़ या फिर रशिया चाइना इस तरफ। तो इंडिया का आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक ही है कि भाई अभी आप वर्ल्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है। उन 2 पार्ट्स में हमें किसी की तरफ भी नहीं जाना, हमारा एक इंडिपेंडेंस होनी चाहिए, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, जहाँ पर यूएस अगर हमें सही से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता हुआ नहीं दिखेगा या कहीं पर भी उसकी पॉलिसी में प्रॉब्लम आएगी तो यूएस को क्रिटिसाइज़ करने में हमें नहीं सोचना पड़े। और अगर चाइना हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करे तो चाइना को हम नहीं बख्शेंगे, और साथ में अगर रशिया कहीं पर ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ को क्रिएट करता है तो रशिया के साथ में भी रशिया को भी हम अपने हिसाब से डील करेंगे। तो ओवरऑल पॉइंट क्या रहा है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखने के लिए इंडिया ने ना तो फेवर में वोट किया ना अगेंस्ट में वोट किया, क्योंकि अगर फेवर में वोट कर देते तो वेस्ट लेड बाय यूएस का मेंबर हो जाता है इंडिया कि हाँ जी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में से रशिया को हटा दो। और अगर अगर रशिया का फेवर कर देता तो वैसे प्रॉब्लम हो जाती कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने की बात नहीं करता इंडिया, जबकि अपने आप को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बोलता है। इस तरीके के इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। बाकी जो बूचा में किलिंग्स हुई है सिविलियंस की, उसको लेकर के अपनी तरफ से हमने स्टेटमेंट दे ही दिए थे कि ठीक बात नहीं है, एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसके अलावा गुजरात सरकार ने अभी 4 ऐसे इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस पारित किए थे जिसके तहत ये करना था कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड था, एक रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट था, ठीक है, एक स्ट्रे कैटल्स को कंट्रोल करने की बात की थी। उनमें से आप देख लो कैटल कंट्रोल और रिवर लिंकिंग वाला जो प्रोजेक्ट था उसको तो प्रोटेस्ट के चलते विड्रॉ भी कर लिया। रिवर लिंकिंग में देखो एक तो पर या पारी, तापी
और नर्मदा, पारी तापी नर्मदा रिवर के इंटरलिंकिंग की बात चल रही थी, जिसमें आदिवासी लोग ज़बरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे और अल्टीमेटली चुनाव आ रहे हैं तो विड्रॉ कर लिया इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को। ठीक है, ये गुजरात में था। आगे चलते हैं। फिर पेज नंबर 4 पर न्यूज़ तो नहीं है, बस ये इमेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन्स हमने बनाई प्रोजेक्ट 75 के अंडर, जिसमें छठे नंबर की, टोटल 6 बनानी थी, ये छठे नंबर की है, जिसका नाम है वागशीर। इसको देखो डेवलप किया गया है मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड में, मुंबई में। ठीक है, इसको देखो लॉन्च कर दिया जाएगा 20 अप्रैल को। तो अब आपको ये तो ध्यान रखना है प्रोजेक्ट 75 किससे संबंधित है, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को प्रोड्यूस करने से रिलेटेड। और अब आपको इसको प्रोजेक्ट 75 के बारे में पढ़ लेना है एक बार। ठीक है, और एक और है प्रोजेक्ट 75I, उसके बारे में भी ज़रूर देख लेना, दोनों के बारे में ज़रूर देखना है। इसके अलावा S-400 का 2nd रेजिमेंट है, उसके देखो कंपोनेंट्स इंडिया में अब डिलीवर होने लग गए हैं, रिसीव होने लग गए हैं। देखो, एक तो ऑलरेडी हमने दिसंबर 2021 में रिसीव कर लिया था, अब है उसका सेकंड वाला जो कंसाइनमेंट है वो आ रहा है। टोटल 5 S-400 मिसाइल सिस्टम हमने परचेज़ करने की डील की थी रशिया के साथ में, और वो डील हुई थी लगभग $5 बिलियन की। और इसमें 5 हमारे पास में इस तरीके के सिस्टम आएंगे। एक सिस्टम जो आया है वो हमने डिप्लॉय कहाँ पे किया है, अंबाला एयरबेस पे, जिससे क्या है अगर पाकिस्तान या चाइना से कहीं इशू आए हमारे तो दोनों को एक साथ टैकल कर सके। ठीक है, तो S-400 मिसाइल सिस्टम ये हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अभी रिसेंटली रशिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, उनका ये स्टेटमेंट भी था कि चाहे रशिया पे कोई कितना ही सैंक्शंस लगाए, आपको जो S-400 मिसाइल सिस्टम है उसकी डिलीवरी डेफिनेटली होगी। तो ये S-400 के बारे में भी एक बार डिटेल आप देख लोगे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हम आ गए इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ ही काम की है जिसको डिटेल में हमें देखना चाहिए, वो है कॉमर्स मिनिस्ट्री ने देखो EPCG स्कीम के नॉर्म्स को रिलैक्स किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो EPCG क्या है, इसके फुल फॉर्म से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। दैट इज़ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। किस मिनिस्ट्री के अंडर इम्प्लीमेंट हो रही है ये स्कीम? कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर। इसमें क्या होगा, इंडिया को हम एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे बिके। तो हम इसके लिए जो इनपुट कॉस्ट है वो जितनी रिड्यूस होगी उतना ही फ़ायदा है, तभी हम अच्छे से प्रोडक्ट सस्ते में बेच पाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में। तो जैसे कोई भी एक बड़ी मशीन की ज़रूरत है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर हमें बाहर से कुछ खरीद के लाना पड़ रहा है और वो हमें बाहर से सस्ती पड़ रही है, तो उस चीज़ को अलाउ किया जा रहा है कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा कि हाँ, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छे से करना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बाहर से अपने कैपिटल को ला करके इंडिया में इंस्टॉल करके और उससे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट है उनको आप बेच सकते हो। पर जो भी आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी आप बाहर से लेकर के आ रहे हो कैपिटल गुड, उसमें जितना भी आपको ड्यूटी फ्री स्कोप दिया जा रहा है ना, जितना आपके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी ये लग सकती थी, जितना आपको फ्री दिया जा रहा है उसका 6 गुना ज़्यादा आपको आने वाले 6 सालों के अंदर अंदर प्रोडक्शन एक्सपोर्ट, मतलब उतना उससे 6 गुना आपको फिनिश गुड्स हैं वो एक्सपोर्ट करने होंगे। एक तो ये कंडीशन है इस स्कीम की। ठीक है, कि जितने आपको ड्यूटी फ्री दिया जा रहा है ना, उसी को आप अपने एक्सपोर्ट के बेसिस पे फुलफिल करोगे, क्योंकि 6 गुना एक्सपोर्ट करोगे तो फिर गवर्नमेंट को थोड़ा कस्टम ड्यूटी और मिलेगी। ठीक है, तो उससे फ़ायदा हो जाएगा। और ये ऑब्लिगेशन किस पे रहेगा? ऑथराइजेशन होल्डर, जो एक्सपोर्टर होगा, जो वो मशीन लेकर के आ रहा है या जो भी कैपिटल लेकर के आ रहा है बाहर से। ठीक है ना, तो यही है मेन चीज़। तो ये ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का स्कीम का, EPCG स्कीम का। देखो कैसे भी करके कैपिटल गुड सस्ते मिल जाए, क्वालिटी गुड हमें मिल जाए, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे कॉम्पिटिटिव प्राइस पे हमारे प्रोडक्ट मार्केट में हम बेच सकें, और ईज ऑफ डूइंग को बिजनेस को भी प्रमोट करना है। ठीक है जी। कंप्लायंस बर्डन को रिड्यूस करने के लिए कुछ रिलैक्सेशन भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे अगर मानो 2015 से 20 के बीच की बात करें, 2015 से 20 के बीच में जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी थी उसमें चैप्टर नंबर 5 है ना, उसी से संबंधित ये स्कीम है जिसमें ड्यूटीज़ एप्लीकेशन होती है, ड्यूटीज़ अप्लाई होती है जो भी कोई एक्सपोर्ट करता है उस पर, तो उनमें रिलैक्सेशन दिए हैं। साथ में ये भी कहा है कि कोई एक्सपोर्टर जो है वो जून 30 तक पहले तो क्या था, 30 अप्रैल को ही हर साल अपनी खुद की एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस के बारे में डिटेल सबमिट कराएगा, जो भी एक्सपोर्ट
एक्सपोर्टर है वो, मतलब जितना माल भी आपने एक साल में बेचा है ना, बाहर एक्सपोर्ट किया है, उसका लेखा जोखा आपको हर 30 अप्रैल को देना पड़ेगा। पर अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, चलो 30 की जगह आप एक काम करो 30 जून तक दे दो। एक तो ये रिलैक्सेशन दे दिया। इसके आगे ये कि अगर कोई लेट होता है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन को देने में लेट होता है तो उस पर फ़ाइन है वो 5,000 रुपये तक का लगा दिया गया है। इसके आगे पहले क्या था कि 90 दिन के अंदर अंदर ही आपको ऑब्लिगेशन के बारे में डिटेल दे देनी थी, 3 महीने के अंदर अंदर। अब वो ऑब्लिगेशन की डिटेल देने में भी 6 महीने का, मतलब क्या है, ओवरऑल नॉर्म्स को रिलैक्स कर दिया गया है। ये चीज़ है। आप तो इस स्कीम के बारे में ये याद रख लेना, और ये वाला जो पैराग्राफ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। और ये ऊपर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी प्रमोट करने का, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री। आगे चलें, और ये आप पॉलिसी याद रख लोगे, जो हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 की, उसी के अंडर में ये स्कीम लाई गई है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इसमें ये बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक राइट ऑफ वे, ठीक है, इससे संबंधित लॉ रूल है उनका ड्राफ्ट रिलीज़ किया है, जिसमें क्या है कि कोई भी मान लो बिल्डिंग या कोई भी प्रोजेक्ट अगर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जा रहा है, तो उसमें गवर्नमेंट या फिर किसी भी एंटिटी के द्वारा, तो उसमें टारगेट ये रहेगा कि कैसे भी करके वो बिल्डिंग या इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप हो रहा है उसमें इन हाउस या इनसाइड हाउसिंग प्रोजेक्ट है, उसमें आप कह सकते हो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करनी ज़रूरी है। सीधी सी बात है कि कोई भी बिल्डिंग अगर बन रही हो तो उससे संबंधित जो भी नेशनल बिल्डिंग कोड है या जो मॉडल बिल्डिंग बाईलॉज है, मतलब जो भी कानून जिनको ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, उन कानूनों में ये चीज़ बड़ी मेंशन की जा रही है कि टेलीकम्युनिकेशन बहुत ही स्पीड से चल सके, उसके लिए पहले से ही आप सेटअप तैयार करो, ठीक है। इसका मतलब बिल्डिंग डिज़ाइनिंग के टाइम पर ही आप इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो कि वहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन वायरिंग है या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अलग से आपको ना लगानी पड़े, शुरुआत से ही प्लान करके चलो। इसके पीछे पर्पज़ क्या है, क्योंकि आपको पता है 5G टेक्नोलॉजी रिलीज़ होने वाली है, तो उस केस में हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क डेवलप करना हर जगह पे ज़रूरी हो जाएगा। तो उस केस में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही अगर तैयार रहेगा तो 5G नेटवर्क का फ़ायदा और जल्दी से और क्विकली उठाया जा पाएगा। इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, राइट ऑफ वे, ड्राफ्ट राइट ऑफ वे गाइडलाइंस, ठीक है। ये रिलीज़ किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। जिस तरीके से हमारे बिजली के तार बिछाए जाते हैं ना, बोलो उस तरीके से पहले ही 5G के हिसाब से सेटल करो बिल्डिंग को, जिससे फिर बाद में तोड़ फोड़ करने में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ये बात डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन अपनी तरफ से कही है। तो देखो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने देख ली, बाकी आप देख लेना। थैंक यू वेरी मच।